हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम देखने वाले हैं यूथ की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आज करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से 15 तक के। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है ये होती है बेकुरल। क्या होती है? बेकुरल जो है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक हम देखेंगे। दोस्तों, मीटर जो है ये किसका मात्रक है? तो ये दोस्तों मात्रक है लंबाई का। किसका मात्रक है? लंबाई का। किलोग्राम की बात करें तो ये द्रव्यमान का मात्रक है। सेकंड की बात करें तो समय का मात्रक है। एम्पेयर की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक है। केल्विन की बात करें तो ताप का मात्रक होता है। मोल की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल है। कैंडेला की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो दोस्तों, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो ठोस की होती है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो दोस्तों, एक बंदूक की चलती हुई गोली जो है ये अधिक काम कर सकती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा संग्राहकों में खालिस्तान अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। दोस्तों, सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है सौर ऊर्जा संग्राहकों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न गुजरे कहलाती है। दोस्तों, किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे, ये दोस्तों एक वृत्त है, इसके केंद्र से ना होकर गुजरे मतलब यहाँ से होकर गुजर रही होगी दो बिंदु को। किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है छेदिका। क्या कहलाती है? छेदिका कहलाती है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा होती है। तो दोस्तों, SP46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा जो होती है ये होती है निरंतर पतली रेखा। क्या होती है? निरंतर पतली रेखा होती है SP46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो विमा रेखा किसी वस्तु की विमा को प्रदर्शित करती है। ये रेखाएं निरंतर सतत पतली रेखाएं होती है जिनकी मोटाई 0.4 mm के लगभग रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 0.4 mm के लगभग रखी जाती है विमा रेखाओं की मोटाई। चित्र में प्रदर्शित BIS प्रतीक किस उपकरण का है? तो दोस्तों, ये जो उपकरण है ये किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, ये प्रतीक है डिस्टिकारी के साथ चालित कुंडली यंत्र का प्रतीक है। कौन सा? ये जो प्रतीक आप देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलित कुंडली यंत्र का प्रतीक दोस्तों ये होता है दो पद कुंजी का प्रतीक ये वाला होता है। जनरेटर का प्रतीक की बात करें तो ये क्या है? जनरेटर का प्रतीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोर्सलिन पत्थर के पात्र मार्बल आदि को सूचित करने के लिए संकेत की किस विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, पोर्सलिन पत्थर के पात्र मार्बल आदि को सूचित करने के लिए संकेत की किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं दोस्तों किसका? ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग करते हैं। पोर्सलिन पत्थर के पात्र मार्बल आदि को सूचित करने के लिए। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो पोर्सलिन पत्थर के पात्र मार्बल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कांच की बात करें तो कांच का प्रतीक क्या है? ये वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक की तरंगे है? दोस्तों, विद्युत चुंबक की तरंगे जो होती है ये होती क्या? एक्स किरणें। एक्स किरणें कौन सी तरंगे है? विद्युत चुंबक की तरंगे है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों।
वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है? बराबर होती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IS इंडियन स्टैंडर्ड 962/1967 के अनुसार आरेखन सीट का आकार 841/1190 mm किसका है? तो दोस्तों ये किसका है? A0 का। किसका है? A0 का है ये आकार। देखते हैं सभी के आकार के बारे में दोस्तों। तो A0 का हमको याद रखना है 841 × 1190। अब क्या करना है दोस्तों? 841 तो यहाँ पे आ जाएगा, 1190 का आधा कितना होता है? 594.5, तो हम ले लेंगे कितना? 594। उसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 841 का आधा कितना होता है? 420। उसी प्रकार 420 यहाँ आ जाएगा, 594 का आएगा 297। इसी प्रकार से हमको सभी को याद रखना है। हमको सिर्फ एक याद रखना है दोस्तों, 841 × 1190। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंदन कानन प्राणी उद्यान खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों नंदन कानन प्राणी उद्यान जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नंदन कानन प्राणी उद्यान भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित है। यह उद्यान 437 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। यह उद्यान मुख्य रूप से सफ़ेद बाघों के लिए विख्यात है। भारत के अन्य राज्यों के प्रमुख प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं? जो है गौतम बुद्ध प्राणी विज्ञान कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो दोस्तों ये है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह संधि इसमें शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया था तथा वर्ष 2005 में ये प्रभाव में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है बॉर्डर लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? बॉर्डर लाइन के द्वारा ये दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सेट स्क्वायर को एक साथ विभिन्न तरीके से रखने से बहुत से कोण बनाए और मापे जा सकते हैं। इसमें हमको बताना है जब सेट स्क्वायर की स्थिति 45, 60, 30 डिग्री हो तो कौन सा ए बनता है? कौन ए बनता है? जो हमको ये ए कोण बताना है। दोस्तों हम जानते हैं ये जो पूरा कोण होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता है। अब दोस्तों ये हमारा कितना है? ये हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो ये हो गया, प्लस ये वाला जो कोण है दोस्तों कितना है? ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री ये हो गया, प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? और ये पूरा कितना होता है? 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180। 60 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 105। अब 180 में से 105 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 5, 7, 75। कितना आ जाएगा? 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कोण है हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 75। यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के खालिस्तान होगा। दोस्तों यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के क्या होगा? आगे होगा। क्या होगा? आगे होगा। यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर और वीपी के आगे या सामने होगा। यदि यह बिंदु भूमि के ऊपर तथा वीपी के पीछे हो तो यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए इसको याद रखिए, वह जो बिंदु अगर भूमि के ऊपर और है किसके ऊपर है? भूमि के ऊपर है तो वीपी के क्या होगा? आगे या सामने होगा। यदि वही बिंदु भूमि के ऊपर तथा वीपी के पीछे हो तो कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणी प्रक्षेपण में प्रक्षेपी प्रोजेक्टर होते हैं। दोस्तों लंबकोणी प्रक्षेपण में प्रक्षेपी प्रोजेक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं? तल के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? तल के लंबवत होते हैं। जब प्रक्षेप समकोण पर के प्लेन पर मिलते हैं तो इसके परिणाम को लंबकोणी प्रक्षेपण कहा जाता है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समकोण पर होते हैं, इसलिए किसी कंपोनेंट की पूर्ण आकृति व आकार इंगित करने के लिए कम से कम 2 ऑर्थोग्राफिक बिंबों की आवश्यकता होती है। यदि कंपोनेंट काफ़ी जटिल होता है तो समझने के लिए प्रायः 2 से अधिक बिंबों की सहायता ली जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? दोस्तों बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। ठीक है, गलनांक क्या है? गलनांक है वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है, वही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? दोस्तों बैकअप के बारे में सच क्या नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये सच नहीं है। कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, ये सत्य है। यह कारोबार की निरंतर योजना का हिस्सा, ये सत्य है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं, ये भी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। दोस्तों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावा, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार। देखते हैं, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो जावा एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्ष 1991 में जेम्स गोसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है हमको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। 1 GB में 2 की पावर 20 बाइट होते हैं, ये गलत कथन है, मतलब सही नहीं है। 1 MB बराबर होता है दोस्तों 2 की पावर 13 बिट। 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 10 KB और 1 GB बराबर होता है दोस्तों 2 की पावर 30 बाइट। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही नहीं है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो 1 MB बराबर कितना होता है? 2 की पावर 13 बिट होता है दोस्तों। 1 MB बराबर क्या होता है? 2 की पावर 10 KB होता है और 1 GB बराबर होता है 2 की पावर 30 बाइट। 1 GB बराबर 2 की 20 बाइट, ये सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है। जो एक नॉर गेट होता है ये बबल्ड एंड के समतुल्य होता है। यह कथन निम्न का परिणाम है। तो दोस्तों ये परिणाम जो है ये डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। किसका परिणाम है? डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है, यह डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा क्या? वायरस। वायरस जो है एक प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना क्या हो जाता है? लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है। क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक स्रवत लूप, क्लोज्ड लूप बनाते हैं? दोस्तों कौन सी टोपोलॉजी है? तो ये हो जाएगी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज्ड लूप बनाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो रिंग टोपोलॉजी, यह टोपोलॉजी एक केबल का उपयोग करती है जो क्या बनाती है? लूप बनाती है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी पर सभी संदेश या तो दक्षिणावर्त या प्रति दक्षिणावर्त यात्रा करते हैं। एक उपकरण या केबल की विफलता के परिणाम स्वरूप संपूर्ण नेटवर्क अनुपयोगी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खालिस्तान द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। दोस्तों 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी KM मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? KM मुंशी के द्वारा जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु। ये कब कौन सी शुरुआत की गई थी? वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1950 में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? पायरोलिसिस बोलते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को ताप विघटन पायरोलिसिस कहते हैं। प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को इस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाता है। जो ये क्या बोलते हैं माध्यम है दोस्तों, ये प्रक्रिया कौन सी है? विघटन। विघटन जो प्रक्रिया है इसमें प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को
इसके माध्यम से निपटाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। दोस्तों हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग बराबर। संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है दोस्तों हमारे पास में 85 दिया हुआ है, वेग कितना दिया है 60 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का है 3, 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। दोस्तों केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान जो होता है ये होता है 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान जो होता है 273 केल्विन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। दोस्तों पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली होती है संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। दोस्तों गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन। गिर जो है गुजरात एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, जूनागढ़ जिले में। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपार्सिका है। क्या है, पैंथेरा लियोपार्सिका है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क और कौन सा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है। तो मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय। तो दोस्तों कंपास के। मिनी ड्राफ्टर जो है दोस्तों ये कंपास उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड पर कसा जाता है। इसमें कोण मापन व किसी कोण पर रेखा खींचने के लिए एक वृत्ताकार कोण मापक के साथ दो परस्पर लंबवत जुड़े प्लास्टिक या धातु के बने पैमाने लगे रहते हैं। आरेखन खींचने के लिए यह मापनी सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर के उद्देश्य की पूर्ति करता है, कंपास की पूर्ति नहीं करता है। इसके द्वारा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा आनत सभी प्रकार की सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। किसके द्वारा, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है तो सही प्रिज्म का नाम चुनिए। दोस्तों ये जो एक प्रिज्म है इसका ये जो व्यू दिया गया है ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो सही प्रिज्म का नाम हमको चुनना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों षट्भुज प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म हो जाएगा, षट्भुज प्रिज्म हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया प्रिज्म षट्भुज प्रिज्म है क्योंकि इनके कोरों की संख्या कितनी है, 6 है। ऐसे प्रिज्म में 6 आयताकार पार्श्व फलक तथा आधार पर 2 सम षट्भुज फलक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। यह उद्यान महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान है। महाराष्ट्र में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन कौन से हैं, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। इसका लाभ क्या नहीं है, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इसके प्रमुख लाभ, कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बी पुनर्चक्रण करने में आसान, सी निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत। चूंकि यह प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय है अतः इसे कंपोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करना व कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करना। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग आदि जो है इसके प्रमुख कार्य है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। किसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह एक लोकप्रिय प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर का यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जाँच होती है। यह प्रक्रिया जो है दोस्तों क्या कहलाती है? पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? दोस्तों इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को हम पहचानते हैं आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अनूठा पथा जो एक नेटवर्क पर संचार करने के लिए आईपी का उपयोग करता है, क्योंकि इसका मूल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय संख्या है जो आईपी नेटवर्क पर काम करने वाले किसी भी उपकरण को सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर, इंटरनेट जो है ये इसके उदाहरण है। इसलिए एक नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए एक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो दोस्तों फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। क्या होना? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, Ctrl+A का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को निपटान के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण जो है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें वातावरण के तापमान में अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC मुख्य गैसें हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खालिस्तान पर लागू होता है। तो दोस्तों ये होता है वस्तु के किसी भी युग्म पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चूंकि वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो होता है ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम करते हैं पायरोमीटर का उपयोग। किसका करते हैं? पायरोमीटर का। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापक से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो जिसका मतलब है आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब मापन, जिसका अभिप्राय है आग का मापन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों हमको जो P दिया है, पावर कितना दिया गया है? 36 वाट दिया गया है। V कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। तो दोस्तों हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? V²/R होता है या नहीं होता है? P का मान कितना दिया है? 36 दिया गया है प्रथम स्थिति में। दोस्तों V का मान हमको कितना दिया गया है? 12 × 12 और R हमको निकालना है। 12 से काटेंगे दोस्तों 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो R का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों? 4 निकल के आ गया। 4 ओम कितना निकल के आ गया? 4 ओम निकल के आ गया। अब हमारा R का मान कितना निकल के आया दोस्तों? तो ये है हमारा प्रथम स्थिति में R का मान हमें निकल के आ गया 4 ओम। अब उसने उपभोग शक्ति बोला है द्वितीय स्थिति में, हमको वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों? ये दिया गया है 6 वोल्ट। कितना दिया है? 6 वोल्ट। P हमको निकालना है, तो P बराबर क्या होता है? V²/R। कितना होता है? V²/R। V का मान कितना है दोस्तों? 6। तो 6 × 6/R का मान हमने कितना निकाला है? 4 निकाला है। दोस्तों इसको काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से फिर काटेंगे 3 बार में, तो 3 × 3 = 9। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 9 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 वाट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 वाट हो जाएगा। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे हम?
प्रतिरोध हम इसको बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, जहां V क्या है, विभवांतर, I धारा, R और क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममितीय दृश्य में एक वृत्त किस आकृति का रूप ले लेता है? दोस्तों सममितीय दृश्य में एक वृत्त जो है किस आकृति का रूप ले लेता है, तो ये अंडाकार आकृति का रूप ले लेता है। यह है दोस्तों सममितीय दृश्य में एक वृत्त जो दीर्घवृत्त के आकृति का रूप ले लेता है। ये दोस्तों ये है सममितीय दृश्य में एक वृत्त। ये जो वृत्त है किसका रूप ले लेगा, ये दीर्घवृत्त का। देखिए आपको नजर आ रहा है कौन सा वृत्त है, दीर्घवृत्त का रूप ले लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो दोस्तों लोहे की कील का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। यदि एक रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है तथा केंद्र से होकर नहीं गुजरती तो वृत्त के भीतर स्थित खंड को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। मान लीजिए ये यहाँ से लेके ये 2 बिंदु पर इसने काटा, ये हो गया हमारा पहला बिंदु और ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। और ये वृत्त के अंदर से केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही तो हम मान लेते हैं यहाँ से कहीं काट रही है, ये काट रही है 2 बिंदु पर, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, तो वृत्त के भीतर स्थित खंड को कहते हैं, ये जो खंड है ये वाला खंड, इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम क्या, जीवा। क्या बोलेंगे इसको? जीवा हम बोलेंगे। देखिए ये हमारा व्रत हो गया, ये हमारा व्रत हो गया देखिए, और इसमें क्या है, एक रेखा काट रही है, 2 बिंदु हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? जीवा हम बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइन एक्स का नाम बताइए। दोस्तों ये क्या है, लाइन एक्स जो है ये हमारी लीडर रेखा है। कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है। कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पिनों में से कौन से पिन का प्रयोग हाथ के पहियों से वाल्व स्पिंडल जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हम इसमें करते हैं रोल पिन, ग्रूव पिन, काटर पिन, इन सभी का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोल पिन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अनुदैर्ध्य स्लिट युक्त स्प्रिंग स्टील ट्यूब होती है जो कुछ बड़े छिद्र में डाली जाती है ताकि कसी हुई अवस्था देने के लिए स्लिट बंद हो जाए। इसका प्रयोग हाथ के पहियों से वाल्व स्पिंडल जोड़ने के लिए किया जाता है। यह ग्रूव्ड स्पिन की बात करें दोस्तों, तो यह एक सीधी वृत्ताकार तथा ठोस पिन होती है जिसमें उठे हुए किनारे वाले अनुदैर्ध्य ग्रूव्स होते हैं। इसका प्रयोग हल्के विद्युत प्रसारण के लिए हम करते हैं। ठीक है, टेपर पिन की बात करें दोस्तों, तो यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है। इसका प्रयोग धुरी बल के साथ रॉड्स के बीच मजबूत जोड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। कॉटर रॉड के किनारों में स्लॉट्स में फीड हो जाती है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट का इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है? तो दोस्तों ये है A0। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इरेजिंग शील्ड का उपयोग जो है निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन से हैं? दोस्तों प्रकृति के क्लीनर्स जो है ये है विघटक। विघटक जो है ये क्या है? प्रकृति के क्लीनर्स है। विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर्स सफाई कर्मचारी कहलाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह एक मृतोपजीवी पारिस्थितिक तंत्र में सामग्री को पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति देता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या है? दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ये कितना दिया गया है? एम हमको ये दिया गया है दोस्तों 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम हमको दिया गया है और भार हमको पूछा है दोस्तों। तो भार बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है m इंटू जी। क्या होता है? m इंटू जी जो है भार बराबर होता है। m का मान कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम दिया गया है। इंटू जी का मान क्या है? हमको पता है क्या होता है? 9.81 होता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे कुछ अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। इनमें से A5 नामित ड्राइंग शीट का साइज चुनो। दोस्तों इसमें अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं। इसमें से A5 नामित ड्राइंग शीट का हमको साइज बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 165 × 240। बात करते हैं एक्स्ट्रा फिट के बारे में दोस्तों। तो A5 अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट की साइज जो है 165 × 240 mm होती है। इस ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड साइड 148 × 210 mm होती है। ड्राइंग शीट की यह साइज सबसे छोटी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? दोस्तों आपेक्षिक घनत्व जो होता है ये होता है पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। दोस्तों अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि जो है ये है अस्थिर आपूर्ति। क्या है? अस्थिर आपूर्ति जो है
अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। इन संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा इको फ्रेंडली होती है, किंतु अस्थिर आपूर्ति इनसे होने वाली क्या है, हानि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आईपीबीईएस का सही पूर्ण रूप है। दोस्तों आईपीबीईएस का सही पूर्ण रूप जो हो जाएगा ये होगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका सही पूर्ण रूप हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट अथवा रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह रियो डी जेनेरो में 3 जून से 14 जून तक 1992 तक आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसमें विश्व के 172 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि कोई वर्ग HP के समानांतर और VP के लंबवत है तो उसका HT होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोई वर्ग HP के समांतर और VP के लंबवत हो तो उसका क्षैतिज द्वितीय चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि वर्ग जो है क्षैतिज तल के भी क्या होगा, समांतर होगा। ये मान लीजिए दोस्तों, ये है वर्टिकल प्लेन हमारा, ये HP प्लेन है। अब यहाँ पे कोई वर्ग रखा हुआ है दोस्तों, ये वर्ग है हमारा, तो दोस्तों ये VP के समांतर भी है और HP के समांतर भी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया, जो ये है ये VP हमारा और HP, यहाँ पे एक वर्ग रखा हुआ है, ये वर्ग रखा हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये VP के समांतर भी है और HP के भी समांतर है, इसीलिए इसका HT जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ड्राइंग में एक वस्तु की वास्तविक विमा को कौन सा व्यू व्यक्त करता है। दोस्तों वास्तविक विमा को जो है ये व्यक्त करता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। क्या आइसोमेट्रिक व्यू जो है ये वस्तु की वास्तविक विमा को व्यक्त करता है। सममितीय दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू में वस्तु की सभी विमाएं वास्तविक होती है। सममितीय दृश्य खींचना अपेक्षाकृत अधिक सरल व सुविधाजनक होता है। सममितीय दृश्य मुक्त हस्त से भी खींचे जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी लक्षण में रेखा x को निम्न कहते हैं। दोस्तों किसी लक्षण में रेखा x जो है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर रेखा बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नर मादा प्लग व सॉकेट को दर्शाने का संकेत है। दोस्तों नर मादा प्लग व सॉकेट को दर्शाने का संकेत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है नर मादा प्लग व सॉकेट को दर्शाने का संकेत है। प्लग व सॉकेट का संकेत दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लग व सॉकेट। प्लग का सिंबल ये हो जाएगा, सॉकेट ये हो जाएगा, एयर गैप ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, SP 46 2003 के अनुसार एक एज वेल्ड के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों एज वेल्ड के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए का। किसका, ए का प्रयोग करते हैं एज वेल्ड के लिए संकेत के रूप में। बात करते हैं एज वेल्ड के बारे में दोस्तों, तो एज वेल्ड का संकेत हमने आपको भी बता दिया। बेकिंग स्ट्रिप वेल्ड का संकेत दोस्तों ये होता है। सिंगल जे बट वेल्ड दोस्तों ये जो है सिंगल जे बट वेल्ड का सिंबल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है। तो दोस्तों ये करता है H बराबर I² RT। क्या होता है, H बराबर I² RT जो है ये उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। पूछा दोस्तों, क्या बोला, नहीं पूछ करा है। तो दोस्तों H बराबर I² RT तो होता है। ठीक है दोस्तों, H बराबर VIT भी होता है और H बराबर V²/R/T भी होता है। ये H बराबर IR² जो है दोस्तों ये नहीं निरूपित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है। दोस्तों A2 ड्राइंग शीट का परिमाण जो होता है ये होता है 420 × 594 mm। क्या होता है, 420 × 594 mm जो है A2 ड्राइंग शीट का परिमाण होता है। A2 ड्राइंग शीट ट्रिमिंग का परिमाण 420 × 594 mm होता है। बिना ट्रिमिंग के इसका परिमाण जो है 420 × 625 mm होता है। अब सभी के आकार के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। A0 की बात करें दोस्तों तो ट्रिमिंग में होता है 841 1190 और बिना ट्रिमिंग के होता है 880 1230। A1 की बात करें तो 594 841 625 880 बिना ट्रिमिंग के। A2 की बात करें 420 594 450 625। A3 की बात करें 297 420 330 450। A4 की बात करें 210 × 297 ट्रिमिंग के साथ में और 240 330 बिना ट्रिमिंग के। A5 की बात करें दोस्तों तो 148 × 210 ट्रिमिंग के साथ और बिना ट्रिमिंग के 165 × 240। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग साइज। 1:2 इसके आगे 1:3 कुछ भी हो,
तो ये क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग साइज होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो 1:2 मापनी एक रिड्यूसिंग साइज की मापनी है, क्योंकि इसकी निरूपक भिन्न 1 से कम है। जब बहुत बड़े आकार की वस्तु का ड्राइंग बनाना होता है तब हम इस प्रकार की मापनी का प्रयोग करते हैं। इसमें वस्तु की जो वास्तविक साइज होती है उससे कम साइज की ड्राइंग बनाते हैं। जैसे भवन, सड़क, पुल आदि की ड्राइंग बनाना हो तो हम रिड्यूसिंग साइज मापनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें जो है एस रैम को आवर्ती रिफ्रेशिंग, पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, डी रैम एस रैम से तेज होती है। ऑप्शन सी, एस रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन डी, एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो स्टैटिक रैम और डायनेटिक रैम जो है दोनों इंटीग्रेटेड सर्किट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। एक बार बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर इस मेमोरी से डेटा क्या हो जाता है, खो जाता है। इसलिए इसे वाष्पशील मेमोरी भी कहते हैं। किसे? एस रैम और डी रैम को। यह भी याद रखना है, क्या मेमोरी कहते हैं, वाष्पशील मेमोरी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की रीड ऑनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईईपीरोम। ईईपीरोम का उपयोग जो है विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। कौन सी मेमोरी में? ईईपीरोम में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी के लिए है। ईईपीरोम एक पीरोम है जिसे विद्युत आवेश का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईईपीरोम को 1978 में इंटेल में जॉर्ज पेरलोगोस द्वारा विकसित किया गया था। यह कंप्यूटर के अंदर अधिकांश मेमोरी के विपरीत यह बिना शक्ति के अपने डाटा को याद रखता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा जो है मशीन भाषा। मशीन भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। मशीन भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है तथा किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहा जाता है। जबकि जावा, सी, C++ आदि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? तो दोस्तों नॉट इक्वल टू जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसका अर्थ जो है नॉट इक्वल टू है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो सी और C++ भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें जो सिंबल है इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू वाई। अन्य विकल्प में अगर 2 इक्वल टू दिए हैं तो इसका मतलब है दोस्तों x इज इक्वल टू वाई, और इस प्रकार से दिया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई। इस प्रकार का सिंबल है दोस्तों और x और y के बीच में है तो x इज लेस देन और इक्वल टू वाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो दोस्तों बल जो है ये इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। क्या? बल की बात करें दोस्तों तो वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है बल कहलाती है। बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का पूर्ण रूप है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया था। कोबोल भाषा की कार्यवाही के लिए लिखे गए वाक्यों को समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर एक डिवीजन बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ऊर्जा का वर्गीकरण परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वस्तुतः अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन समाप्त होने योग्य होते हैं तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन इसके अंतर्गत सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते तथा इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, सौर ताप ऊर्जा। ये कौन से संसाधन है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए हमें दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है? दोस्तों समलंब चतुर्भुज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो है ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में दोस्तों। तो समतल पर 4 असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी कोई भुजा आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा असमान हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नीचे चित्र दिए गए चित्र में प्रदर्शित बहुभुज है, तो दोस्तों कौन सा बहुभुज है ये, कितना 1 2 3 4 5 6, तो षटभुज है। कौन सा है, षटभुज है। देखते हैं, वह समतल आकृति जो 6 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है षटभुज कहलाती है। षटभुज की सभी भुजाएं बराबर तथा 2 संलग्न भुजाएं 120 डिग्री पर झुकी होती है, अतः प्रदर्शित चित्र किसका है, षटभुज का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक जो नहीं है ये है मृदा। मृदा जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। मेंढक हो गया, पुष्प हो गया, कीट हो गया, ये क्या है, जैविक घटक है, लेकिन मृदा जो है ये जैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप जो है ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है वो आईएसपी कहलाती है। यह अपने ग्राहकों को कुछ सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि सुविधाएं देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर क्या होना चाहिए। दोस्तों एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर होना चाहिए शीर्षक ब्लॉक। क्या होना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। ड्राइंग शीट पर आरेखन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शीट पर मार्जिन तथा शीर्षक ब्लॉक खींचना अत्यंत आवश्यक है। ड्राइंग शीट के दाईं ओर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है। कहाँ पे, दाईं ओर निचले भाग पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से पेंसिल का लेड सबसे सख्त होता है। तो दोस्तों सबसे सख्त जो होता है ये होता है एच पेंसिल का लेड। किसका होता है, एच पेंसिल का लेड जो है सबसे सख्त होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एच तथा बी पेंसिल के ग्रेड को दर्शाता है। जैसे एच में वृद्धि होती है पेंसिल की कठोरता में वृद्धि होती है, जैसे जैसे बी में वृद्धि होती है पेंसिल की कोमलता में वृद्धि होती है। एच ग्रेड की पेंसिल बी, एच बी तथा एफ ग्रेड की पेंसिल की तुलना में सबसे कठोर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो ये चमकता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा की है, बोस आइंस्टाइन संघनन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित होने से ट्यूब की या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें दोस्तों, तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC तैयार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग में खालिस्तान शामिल नहीं होता है। दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। सूचना प्रबंधन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कंप्यूटेशन ये जो है डेटा प्रोसेसिंग में शामिल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, टनल डायोड है एक। टनल डायोड क्या है दोस्तों, तो ये अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है टनल डायोड। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो टनल डायोड में अत्यधिक डोप किया गया पीएन संधि डायोड है। टनल डायोड को आस्की डायोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आस्की डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग कम वोल्टता उच्च आवृत्ति की स्विचिंग युक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कम वोल्टेज और उच्च आवृत्ति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टनल डायोड का उपयोग करते हैं। ये जो है दोस्तों ये वाला सिंबल जो है ये याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टनल डायोड बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम, वेन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इंटरनेट को वेन माना जाता है। क्या माना जाता है, वेन माना जा सकता है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अंडू करने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। ठीक है, Ctrl+Z का उपयोग MS वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत अंडू करने के लिए किया जाता है। Ctrl+U का उपयोग चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। तो दोस्तों ODT जो है ये एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। TIFF, PNG और PCX ये क्या है, बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन है। ODT की बात करें दोस्तों, तो
आउटेज डेली टाइम एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ओडीटी फाइल राइटर के साथ बनाया गया एक पाठ दस्तावेज है जिसमें पाठ, चित्र, खींची गई वस्तुओं और शैलियों के विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों, क्वांटम नंबर जो है ये संख्यात्मक मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? संख्यात्मक मूल्य होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है मुख्य क्वांटम नंबर, एक होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, एक होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर और एक होता है चक्रम क्वांटम नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैसेस है। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि भी किसकी वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरवन आरक्षित वन है। कौन सा वन है? सुंदरवन आरक्षित वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन आरक्षित वन है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ का बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? तो दोस्तों अक्षय संसाधन जो है ये सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है एक प्राकृतिक संसाधन है और ये कैसा संसाधन है? अक्षय संसाधन है। सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को उष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। यह कभी न खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है तथा नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है? तो दोस्तों मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण ये जो है कदम उठा सकती है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग से आशय उनके ऐसे प्रयोग से है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर भविष्य के लिए उनका संरक्षण। अतः मेट्रो एवं बस जैसी सार्वजनिक सेवाओं के अत्यधिक विस्तार से व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग में कमी आएगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो स्थलीय मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इसी कारण मैंग्रोव वनस्पति को दलदली तथा लवणीय वनस्पति भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको बताना है। तो दोस्तों हमको दूरी बताना है। हमको पता है दूरी किससे निकाल सकते हैं दोस्तों? हमको क्या क्या दिया गया है? हमको वेग दिया गया है, ठीक है, त्वरण दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? त्वरण दिया गया है। हमको समय दिया गया है, मतलब दोस्तों हमको ए भी दिया गया है, टी भी दिया गया है। यहाँ पे यू हमको पता है कितना है, स्थिर अवस्था है, मतलब यू का मान क्या है? 0 है। वी की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। किसका? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे यू का मान हमको कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है, 0 है। ए का मान कितना है? 3 है। और टी का मान हमको कितना दिया गया? 8 सेकेंड। तो दोस्तों यू का मान हम रखेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 ए का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। टी का मान कितना दिया गया है? 8 सेकेंड। तो 8 का स्क्वायर 64। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा? 32 बार में जाएगा। 32 का गुना मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 मीटर कुल दूरी निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? दोस्तों यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है I बराबर V/R के कारण से। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती क्या है? I है, या V बराबर RI भी हम लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I कांस्टेंट। अतः ओम के नियम के अनुसार यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों टी स्क्वायर का प्रयोग जो है पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है। टी स्क्वायर के उपयोग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें बनाने में टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, और ड्राइंग शीट लगाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? दोस्तों सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध जो होता है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन होता है। ठीक है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। इस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे u कितना दिया गया है? हमको 14 दिया गया है। a का मान कितना दिया गया है दोस्तों? हमको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु में पहुंचने में हमको समय बताना है कितना लगेगा। तो दोस्तों ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u कितना है? 14 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना दिया गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोस्तों एक वस्तु है, यहाँ से एक वस्तु फेंकी जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है। अब ये वस्तु अपने अंतिम वेग में पहुंच गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वेग का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेग का मान 0 हो जाएगा। u का मान यहाँ पे कितना था? 14 मीटर की गति से हमने फेंके थे। ठीक है। तो इसी प्रकार उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय t हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों वस्तु के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने पर गति के प्रथम समीकरण में हम क्या करेंगे? v बराबर हम क्या लेंगे? u माइनस जी टी लेंगे। क्या लेंगे? u माइनस जी टी लेंगे। दोस्तों v का मान हमको क्या दिया है? 0 दिया है। u का मान कितना है? 14 दिया गया, माइनस g का मान कितना है? 9.8, और t हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 14 बराबर क्या हो जाएगा? 9.8, या हो जाएगा 14/9.8। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.43 सेकेंड लगभग में आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमाओं से कितने प्रतिशत कम होती है? तो दोस्तों सममिति प्रक्षेप में विमाएं जो होती है ये वास्तविक विमाओं से 18.5% कम होती है। कितनी होती है? 18.5% कम होती है। सममिति प्रक्षेप में सममिति विमाएं वास्तविक विमाओं से 0.185 गुना कम होती है। सममिति विमाएं बराबर होता है 0.185 इंटू वास्तविक विमाएं। प्रतिशत कमी निकाले दोस्तों तो वास्तविक विमा माइनस सममिति विमा डिवाइडेड बाय वास्तविक विमा इंटू 100। दोस्तों वास्तविक विमा हमको निकालना है माइनस 0.815 इंटू वास्तविक विमा डिवाइडेड बाय वास्तविक विमा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 18.5% निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? दोस्तों जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। क्या हो जाएगा? 1/2 mv² हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक दोलक आवर्ती गति करता है तो एक बिंदु द्वारा उसके जड़ी रस्स डोरी के अनुदिश वक्र एक स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। जब एक दोलन ऐसी गति करता है दोस्तों ये, तो क्या उसकी हम इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है। जब कोई पेंडुलन दोलन करता है तो इसके धागे के अंतर्गत स्थिर गति पर जो बिंदु के द्वारा वक्र छापा जाता है वो वक्र स्पाइरल वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइरल वक्र। देखिए हमने आपको बताया अभी सामने में चित्र बना के। जब आधार की ओर नथ किसी काट दल द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस काट का सही आकार क्या है? दोस्तों आधार की ओर नथ
किसी काट तल द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस काट का सही आकार जो होता है ये होता है दीर्घवृत्ति। क्या होता है? दीर्घवृत्ति होता है। अच्छा, दीर्घवृत्ति होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आधार की ओर नत समतल खंड द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस खंड का सही आकार दीर्घवृत्ति होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिक रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्रिक रेखाओं का प्रयोग होता है। C1 द्वारा दर्शित चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है? दोस्तों ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों लघु अवरोध रेखा। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा जो है, ये रेखा कौन सी है? लघु अवरोध रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले सर्किट का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? बजर। इसका नाम क्या है? बजर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेलनाकार के लिए प्रतीक क्या है दोस्तों? तो बेलनाकार के लिए जो प्रतीक होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ये बेलनाकार के लिए प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी वस्तु वृत्ताकार खंड प्रस्तुत करती है जब इसे किसी खंड समतल से पूर्णतः काटा जाता है? खंड समतल के कोण पर ध्यान दिए बिना। तो दोस्तों जो वस्तु है जो वृत्ताकार खंड प्रस्तुत करती है वो है बेलन। बेलन जो है वस्तु वृत्ताकार खंड प्रस्तुत करती है जब इसे किसी खंड समतल से पूर्णतः काटा जाता है। ठीक है, बेलन को यदि किसी खंड समतल से पूर्णतः काटा जाए तो यह वृत्ताकार सेक्शन खंड प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने काटा तो ये क्या हो जाएगा? एक वृत्ताकार खंड सेक्शन का निर्माण होगा। ये जो होगा वृत्ताकार खंड सेक्शन का। बेलन को क्रॉस सेक्शन में कहीं से भी काटे सब जगह समान क्षेत्रफल का वृत्ताकार सतह प्राप्त होगा, जबकि गोले में सब जगह एक समान साइज का वृत्ताकार सतह नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अल्टरनेट प्लस टैब का उपयोग जो है, अल्टरनेट प्लस टैब का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। विकल्पों के अन्य शॉर्टकट की उपयोग निम्नलिखित है जो हम देखेंगे। कंट्रोल प्लस एन जो है इसका उपयोग एक नया दस्तावेज, विंडो कार्य पुस्तिका या अन्य प्रकार की फाइल बनाने के लिए किया जाता है। अल्टरनेट प्लस एन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अल्टरनेट प्लस एन दबाने पर इंसर्ट टैब खुल जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये किसने किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। ठीक है, प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC गैस से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस सुविधा जो उपयोगकर्ता को अंतिम परिणाम के साथ कुछ भी देखने की अनुमति देता है जब दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो VGWIK कहलाता है। क्या कहलाता है? VGWIK। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें जो संपादक और निर्माताओं को करते समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही पढ़ने या देखने वाले को स्क्रीन पर या छपने के बाद में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की सुविधा VGWIK सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक सिविल अभियांत्रिकी परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है एक सिविल अभियांत्रिकी परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS प्रोजेक्ट का उपयोग। तो MS प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। सिविल इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग योजना प्रबंधक द्वारा किसी परियोजना की प्लानिंग करने, प्रगति का निरीक्षण करने तथा बजट का प्रबंधन आदि करने में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ई-शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, www.twitter.com जो है ई-शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। देखते हैं। ट्विटर जो है दोस्तों एक सामाजिक माइक्रो ब्लॉगिंग इंटरनेट सेवा है जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी अद्यतन जानकारियाँ जिन्हें ट्वीट्स कहते हैं एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी दोस्तों, जबकि फ्लिपकार्ट, जबोंग और पेपरफ्राई ई-शॉपिंग वेबसाइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 मेगावोल्ट का वोल्टेज होने पर उसमें 15 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो तो हम जानते हैं दोस्तों प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा होता है। V का मान कितना है दोस्तों? 3 दिया गया है। I का मान कितना दिया है दोस्तों? हमको 15 दिया गया है, जिसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 0.2 मिली ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.2 मिली ओम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत में खालिस्तान को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ज्वारी वन के रूप में है, झीलों को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है भारत में। ज्वारी वन इन्हें मैंग्रोव, दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन उष्णकटिबंधीय के ज्वारी, दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा तथा झीलों के समीप मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CFC को उत्पादन को खालिस्तान के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, 1987 में बात करें दोस्तों तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को खालिस्तान के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति एग्रीमेंट प्राप्त करने में सफल रहा था। तो 1986 में दोस्तों, कब, 1986 में। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को 1986 के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है दोस्तों सबसे पहले तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये तो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है एक प्रकार का। कैसा त्रिभुज है ये, विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। परिमाप S बराबर क्या होता है दोस्तों, ये तो क्या हो गया हमारा अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप, 6 + 8 + 10, 8 × 6 = 14 + 10 24, 24/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप, 12 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, S - A, S - B, S - C अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो S का मान कितना निकाले, 12, 12 में -6 गए तो 6 आ गया, 12 में से 8 गए 4 आ गया, 12 में से 10 गए 2 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12 × 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 144, 144 दूनी चौका 288। तो कितना आ जाएगा 144 × 4 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 × 16 की 6 हासिल का है 1, 4 × 16 1, 17 की 7 हासिल का है 1, 4 × 4 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 24 का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमको बताना है। G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनकी बीच की दूरी को आधा करने देने पर दुगना हो जाता है। तो असत्य जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, सत्य है। ये वाला B वाला भी सत्य है, C वाला भी सत्य है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाला। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगना हो जाता है, ये कथन गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे हम G की बात कर ले दोस्तों, G का मान कितना होता है ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण। ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम × 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है 1 न्यूटन। का कहा जाता है 1 न्यूटन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड 46 2003 के अनुसार A3, A4, A5 साइज की ड्राइंग शीट में बॉर्डर की चौड़ाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए 10 mm। कितनी होना चाहिए 10 mm। और A0 और A1 की कितनी होती है दोस्तों, तो ये 20 mm होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रक्षेप के लिए BIS निम्नलिखित प्रक्षेप की संस्तुति करता है। तो दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप के लिए BIS किसके निम्नलिखित प्रक्षेप की संस्तुति करता है, तो ये करता है दोस्तों तृतीय कोणीय प्रक्षेप की। किसकी, प्रथम कोणीय तृतीय कोणीय प्रक्षेप की। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। लंबकोणीय प्रक्षेप के लिए BIS निम्नलिखित प्रक्षेप को संस्तुति करता है। प्रथम होता है या तृतीय होता है, दोनों में से एक ही होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के एक ही तरफ स्थित हो तो बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में स्थित होगी। तो दोस्तों ये होगी द्वितीय या चौथे चतुर्थांश में। तो दोस्तों यदि किसी बिंदु के सम्मुख दृश्य तथा शीर्ष दृश्य दोनों एक साथ संदर्भ रेखा के या तो ऊपर हो या तो नीचे की ओर हो या किसी भी ओर हो, तो यह बिंदु वास्तव में या तो प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। बिंदु का शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के दो अलग अलग साइड में हो तो यह बिंदु या तो प्रथम या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। वह ठोस आकृति जिनकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, यदि प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो 4 सिराएं होगी और 4 फलक भी होंगे, यानी आकृति ही फलकों की संख्या पर निर्भर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपरोक्त चित्र में रेखा है, तो दोस्तों ये जो रेखा है ये है दीर्घ अवरोध रेखा। कौन सी अवरोध रेखा है, दीर्घ अवरोध रेखा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार क्या निर्धारित किया गया है। तो ये दोस्तों ये है 185 mm × 65 mm। बोल्ट का विशिष्टीकरण खालिस्तान होता है। तो दोस्तों बोल्ट का विशिष्टीकरण शीर्ष के आकार व लंबाई है। ठीक है, बोल्ट का विशिष्टीकरण। दी गई आकृति को पहचानिए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, बताइए। इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, सॉकेट आउटलेट। क्या बोलते हैं इसे हम, सॉकेट आउटलेट बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सभी कथन सत्य है। A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है, सत्य कथन है। यदि A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √2P होगी, ये भी सत्य कथन है। 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी जो है सत्य कथन है। देखते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।